मानसून की दस्तक के साथ ही देश के कई हिस्सों में बारिश और बाढ़ से तबाही की तस्वीरें सामने आने लगी हैं। हिमाचल प्रदेश के मंडी में लगातार हो रही बारिश के बीच बादल फटने से हालात और बिगड़ गए, जिससे वहां रहने वाले लोगों की मुश्किलें और बढ़ गई। बताया जा रहा है कि मंडी के पाराशर बागी इलाके में बादल फटने की वजह से वहां नदी नाले उफान पर आ गए। जो तस्वीर सामने आई उससे साफ दिखा कि कैसे पानी तेज रफ्तार में बहता हुआ अपने साथ सब कुछ समेटे लिए जा रहा है। बादल फटने के बाद जो वीडियो सामने आए वो रोंगटे खड़े कर देने वाले दिखे। पानी का बहाव इतना तेज कि उसके सामने किसी भी चीज का टिक पाना नामुमकिन था। बादल फटने से पानी इतना ज्यादा हो गया था कि वो नदी के किनारे के बाहर तक फैल गया था। इस दौरान बड़ी तादाद में मलबा और गंदगी भी पानी के साथ बहती हुई नजर आई। बादल फटने के बाद बिगड़ते हालात को देखते हुए प्रशासन ने लोगों से घरों में ही रहने की अपील की। बताया जा रहा है कि बादल फटने की वजह से वहां कुछ पर्यटकों समेत कई छात्र भी फंस गए। बादल फटने और जमीन खिसकने की घटनाओं की वजह से पहाड़ी इलाकों में रास्तों को बंद करना पड़ा, जिसका नतीजा ये हुआ कि सड़कों पर आवाजाही पूरी तरह से ठप हो गई और हाईवे पर गाड़ियों की लंबी कतारें नजर आई। नेशनल हाईवे 3 पर हनोगी मंदिर के पास का पूरा रास्ता बंद हो गया। सामने आई तस्वीर में दिखा कि वहां सभी गाड़ियां एक कतार में खड़ी हुई थी और कुछ जगहों पर रास्तों के बीच से पानी बहता नजर आ रहा था। वहीं जिस पुल से गाड़ियों को गुजरना था उसके नीचे लगातार बहते पानी की वजह से मिट्टी का कटान दिखाई दिया। मंडी में जमीन खिसकने की घटना की वजह से चंडीगढ़ मनाली नेशनल हाईवे को भी बंद करना पड़ा, जिसकी वजह से गाड़ियां कई घंटों तक वहां फंसी नजर आईं। इस दौरान कुछ महिलाएं सड़क पर बैठकर गीत गाती दिखाई दी। वहीं जाम में फंसे पर्यटकों ने अपनी मुश्किलें बताई। हमने प्लान बनाया था घूमने का, ठीक है, तो यहाँ पे रोड्स जाम है, इसलिए हमें रीजन वगैरह तो एग्जैक्ट पता नहीं है क्या हो रहा है क्या नहीं चल रहा है, तो हम 8 आवर्स से जैसे फंसे हुए हैं। बताया गया कि वहाँ करीब 11 किलोमीटर लंबा जाम लगा था। हिमाचल प्रदेश में कुल्लू और मंडी के बीच कई स्थानों पर लैंडस्लाइड होने की वजह से रास्ते पूरी तरह से बंद हो गए, जिसकी वजह से सैकड़ों यात्री घंटों तक रास्ते में फंसे रहे, जिन्हें राहत पहुंचाने के लिए प्रशासन ने हाईवे पर बड़े बड़े पत्थरों को निकालने का काम तेज कर दिया। इसके लिए बड़ी बड़ी मशीनों का सहारा लिया गया और पत्थरों को हटाकर हाईवे को खोलने की कोशिश की गई। समय एग्जैक्ट तो नहीं बताया जा सकता, लेकिन हमारी पूरी कोशिश है कि रोड जो है वो 3 घंटे के अंदर अंदर हम थ्रू करवा दें। वहीं मनाली समेत पूरे हिमाचल प्रदेश में मौसम अभी भी बेहद खराब बताया जा रहा है, जिससे लोगों को सुरक्षित जगहों पर जाने की अपील की जा रही है। इस हाईवे पर यातायात पूरी तरीके से बाधित हो गया था, जिसे रिस्टोर करने के लिए नेशनल हाईवे की तरफ से मशीनरी डिप्लॉयमेंट जरूर की गई है, लेकिन अभी भी ये हाईवे यातायात के लिए बहाल नहीं हो पाया है। बताया जा रहा है कि कई जगहों पर पहाड़ से टूटकर पत्थर गिरे हैं, लिहाजा रास्तों को पूरी तरह से खोलने में अभी और वक्त लगेगा। हिमाचल प्रदेश के कांगड़ा में भी आसमानी आफत से लोगों की मुश्किलें बढ़ गई हैं। लगातार हो रही बारिश की वजह से बरसाती नाले उफान पर आ गए हैं, साथ ही कई इलाकों में पानी भर गया है, जिससे आम लोगों की मुश्किलें बढ़ गई। कांगड़ा के मेडिकल कॉलेज से एक वीडियो सामने आया, जिसमें दिखा कि अस्पताल की निचली मंजिल पानी में डूबी दिखी। अस्पताल के बाहर तो ऐसा लगा कि मानो वहां कोई नदी बह रही हो, जबकि अस्पताल के अंदर हर तरफ पानी ही पानी था। वहीं लगातार बारिश की वजह से सड़कों पर भी पानी भर गया, साथ ही नदी नाले भी उफान पर दिखाई पड़े। बताया जा रहा है कि पिछले 3 दिनों की बारिश में हिमाचल प्रदेश में 6 लोगों की मौत हुई, 10 लोग घायल हुए, 124 सड़कें क्षतिग्रस्त हुई, जिनमें से 2 राष्ट्रीय राजमार्ग भी शामिल हैं। 6 लोगों की जो है डेथ हुई है और लगभग 10 लोग जो है इंजर्ड हुए हैं। हमारे 303 जो है जानवर हैं उनका नुकसान हुआ है, और इसके साथ साथ जो शॉप्स हैं, काउ शेड्स हैं, घर है, इनमें के भी डैमेज की सूचना है। हिमाचल प्रदेश आपदा प्रबंधन के मुताबिक राज्य में पिछले 3 दिनों में करीब 3 करोड़ रुपए के नुकसान का अनुमान है। हिमाचल प्रदेश के हमीरपुर में भी बादल फटने की घटना सामने आई है, जहां भारी नुकसान की खबर है। बताया जा रहा है कि सुजानपुर इलाके में बीती शाम बादल फटा था, जिसके बाद पूरे इलाके में बाढ़ जैसे हालात दिखाई दिए। पानी इतनी तेज रफ्तार से बहता दिखाई दिया कि उसके रास्ते में आने वाली हर चीज उसके बहाव में बहती चली गई। वहीं पानी भी इतना ज्यादा था कि वो कई लोगों के मकानों में भर गया, जिससे उन्हें भारी नुकसान उठाना पड़ा। हालात को देखते हुए प्रशासन ने भी राहत और बचाव की कई टीमों को मौके पर भेजा है। वहीं पानी गुजरने के बाद हर तरफ मलबा और कीचड़ नजर आ रहा है। इसके साथ ही कुछ इमारतों को भी भारी नुकसान होने की तस्वीरें सामने आई हैं। आसमान से बरस रहे इस आफत की वजह से नदियां भी उफान पर आ गईं। जम्मू कश्मीर के कई इलाकों में भारी बारिश की वजह से हालात बिगड़ गए हैं।
इस बीच पुंछ के मेंढर से एक वीडियो सामने आया जिसमें एक शख्स नदी के पानी के बीच में फंसा हुआ दिखाई दिया। ये शख्स नदी के पानी के तेज बहाव के बीच एक पत्थर पर खड़ा हुआ था और इस दौरान वहां हर तरफ पानी रफ्तार से बह रहा था। हालात ऐसे थे कि अगर वो शख्स वहां से निकलने के लिए एक कदम भी पानी में रखता तो वो बहाव में बह जाता। इस बीच इलाके के कुछ लोग वहां पहुंचे और उस आदमी को निकालने की कोशिश की गई। इसके लिए एक लकड़ी का सहारा लिया गया और धीरे धीरे पानी में फंसे शख्स को निकालकर किनारे तक ले गए। वहीं रामबन इलाके में पहाड़ दरकने से जम्मू श्रीनगर हाईवे को बंद करना पड़ा। पहाड़ से गिरे पत्थर वहां हर तरफ फैल गए और पूरा रास्ता बंद हो गया। हालात को देखते हुए वहां से गुजरने वाली गाड़ियों को रोक दिया गया, जिसकी वजह से वहां कई किलोमीटर लंबा जाम लग गया। उत्तराखंड के भी कई इलाकों में भारी बारिश ने लोगों की आफत बढ़ा दी है। लगातार बारिश की वजह से कुछ जगहों पर लैंडस्लाइड भी हुई है, जिससे रास्ते बंद हो गए हैं। बिगड़े हालात को देखते हुए केदारनाथ यात्रा को भी रोक दिया गया है, क्योंकि गौरीकुंड केदारनाथ का जो पैदल रास्ता है वो मौसम की मार का शिकार हो गया है। रास्ते को झरने के पानी की वजह से बंद करना पड़ा। इसका एक वीडियो भी सामने आया जिसमें दिखा कि बरसाती नाले से निकलता पानी एक झरने की तरह बेहद तेज रफ्तार से रास्ते में गिरता जा रहा था। इसकी वजह से गौरीकुंड और केदारनाथ की तरफ आने जाने वाले श्रद्धालुओं को दोनों किनारों पर रुकना पड़ा। हालात को देखते हुए प्रशासन ने यात्रा को रोक दिया और करीब 5000 श्रद्धालुओं को सुरक्षित जगहों पर भेज दिया। इस बीच गौरीकुंड में हालात बारिश की वजह से बेकाबू नजर आए। वहां मंदिरों की सीढ़ियों से पानी बेहद तेज रफ्तार से बहता नजर आया। तस्वीरों को देखकर ऐसा लगा कि मानो वहां कोई सैलाब आ गया हो। भारी बारिश की वजह से वहां नदियों का जलस्तर भी बढ़ गया है, जिसकी वजह से वहां निचले इलाकों में मौजूद कुछ मंदिर और इमारतें पानी में डूबे दिखाई दे। देश के पहाड़ी इलाकों के साथ ही बारिश और बाढ़ की मार असम में भी दिखाई दे रही है, जहां भारी बारिश की वजह से 15 जिलों में बाढ़ जैसे हालात हैं और इसका सीधा असर करीब 4 लाख की आबादी पर पड़ा है, जिसमें कई लोगों को प्रशासन ने रेस्क्यू करके सुरक्षित जगहों पर पहुंचा दिया, लेकिन कई लोग अभी भी बाढ़ के पानी के बीच फंसे नजर आए। असम के बारपेटा में हालात इस समय सबसे ज्यादा खराब नजर आए। पूरा का पूरा इलाका एक टापू की तरह नजर आया। जहां तक नजर गई वहां सिर्फ पानी ही पानी था। लोगों के मकान, दुकान, खेत खलिहान सब के सब पानी में डूबे नजर आए। घरों में पानी भरने से लोगों की मुश्किलें और बढ़ गईं। हालात ये हो गए कि जिन रास्तों पर कल तक गाड़ियां रफ्तार से चलती थीं, वहां आज लोग नावों से आवाजाही करते नजर आए। इस दौरान बाढ़ में फंसे लोगों को निकालने के लिए एनडीआरएफ और एसडीआरएफ की टीमें लगातार रेस्क्यू ऑपरेशन में जुटी नजर आईं। वहीं कई इलाकों में लोग खुद ही सुरक्षित जगहों की तरफ जाते हुए नजर आए। इसके लिए नावों का सहारा लिया गया, जिसमें अपनी जरूरत का सामान रखकर लोग पलायन को मजबूर दिखे। हालात ये हो गए हैं कि बाढ़ की वजह से लोगों को अपना घर बार छोड़कर पूरे परिवार के साथ पलायन करना पड़ रहा है और इस दौरान ऐसा लगा कि सड़कों पर सैलाब आ गया हो। जहां पानी ऐसे बहता दिखा कि मानो वहां कोई नदी तेज रफ्तार में बह रही हो। हर तरफ सिर्फ पानी ही पानी। वहीं कई लोग कमर तक भरे पानी में डूब कर जाने को मजबूर दिखे। हालात को देखते हुए बाढ़ प्रभावित लोगों को राहत शिविरों में रखा गया, लेकिन वहां भी कई सड़कों पर पानी दिखाई दिया। इस दौरान राहत शिविरों में रह रहे लोगों के स्वास्थ्य की जांच के लिए मेडिकल टीमों को भी तैनात किया गया, जो वहां लोगों के इलाज करती नजर आई। बाढ़ के हालात को देखते हुए गृह मंत्री अमित शाह ने भी मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा से फोन पर बात की और केंद्र की तरफ से हर संभव मदद का भरोसा दिया। Union Home Minister called me, inquire about the flood situation of Assam. He says that NDRF has been kept on standby. For any emergency, Government of India is there. वहीं गुवाहाटी में ब्रह्मपुत्र नदी का जलस्तर बढ़ने की वजह से निचले इलाकों में बसे लोगों को मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने बीजेपी पर देश को बेचने का आरोप लगाया है। पंचायत चुनाव के लिए प्रचार करते हुए मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने एक बार फिर बीजेपी पर जमकर निशाना साधा। सीएम ममता ने कहा कि डबल इंजन के एक इंजन में छेद हो गया है और बीजेपी के डबल इंजन जल्द ही गायब हो जाएंगे। जम्मू कश्मीर में एनआईए ने आतंकवादियों के मददगारों पर बड़ी कार्रवाई की। टेरर फंडिंग से जुड़े केस को लेकर पुलवामा, शोपिया, बांदीपुरा समेत कई इलाकों में एनआईए ने छापेमारी की। मौसम विभाग ने अगले 2 दिनों तक दिल्ली समेत 25 राज्यों में भारी बारिश होने का अनुमान जताया है। खराब मौसम का हवाई यात्रा और ट्रेनों पर भी असर दिख सकता है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने पीओके यानी पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर के बारे में अहम बयान दे दिया है। जम्मू में राष्ट्रीय सुरक्षा से जुड़े सम्मेलन में उन्होंने आतंकवाद के मुद्दे पर पाकिस्तान को कड़ी फटकार लगाई और बार बार कश्मीर का मुद्दा उठाने वाले पाकिस्तान को लताड़ते हुए कहा कि वो अपना घर पहले संभाले। पीओके का जिक्र करते हुए रक्षा मंत्री ने कहा कि वो हमेशा से हमारा हिस्सा है। मैं पाकिस्तान की सरकार को भी स्पष्ट बतलाना चाहता हूँ कि कश्मीर की रट लगाकर कुछ हासिल नहीं होगा।
अपना घर संभालिए। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा कि पाकिस्तान ने गैरकानूनी तरीके से पीओके पर कब्जा कर रखा है, लेकिन वहाँ के लोग भारत में विलय चाहते हैं। पाक ऑक्युपाइड कश्मीर के लोगों पर जो जुल्म ढाया जा रहा है, वहीं से यह डिमांड उठेगी कि हमको भारत में अपने को मर्ज करना है। कई बार वहां के लोग स्लोगन नारे लगा रहे हैं कि हमको भारत में मर्ज करो। रक्षा मंत्री यही नहीं रुके, उन्होंने देश के दुश्मनों को चेतावनी देते हुए कहा कि जरूरत पड़ी तो भारत के जवान सीमा पार जाकर भी दुश्मनों को खात्मा कर सकते हैं। भारत अब पहले जैसा भारत नहीं रहा, भारत ताकतवर भारत बनता जा रहा है। जरूरत पड़ी तो भारत सीमा के इस पार भी मार सकता है और जरूरत पड़ी तो सीमा के उस पार भी जाकर भारत मार सकता है। राजनाथ सिंह ने चीन पर भी तीखा हमला बोला और कहा कि चीन ने 2020 में पूर्वी लद्दाख पर हुए समझौते का उल्लंघन किया था। तब चीनी सेना ने एलएसी पर कुछ बदलाव करने की कोशिश की थी, लेकिन भारतीय सेना ने उसे नाकाम कर दिया। नेपाल के सबसे प्रसिद्ध और बड़े पशुपतिनाथ मंदिर से सोना चोरी होने की खबर के बाद हड़कंप मच गया है। काठमांडू स्थित पशुपतिनाथ मंदिर से 10 किलो सोना गायब होने की बात सामने आई है। लगभग 6 से 6.5 करोड़ रुपए का सोना चोरी हुआ है। चोरी की बात सामने आते ही नेपाल सरकार ने मामला भ्रष्टाचार की जांच करने वाली एजेंसी CIAA के हवाले कर दिया है। सोना गायब होने की जांच के लिए CIAA ने पूरे मंदिर परिसर को अपने नियंत्रण में ले लिया है और 25 जून को पशुपतिनाथ मंदिर श्रद्धालुओं के लिए बंद कर दिया गया। दरअसल मंदिर में पिछले साल महाशिवरात्रि के दिन शिवलिंग के चारों तरफ बने जलहरी पर सोने का आभूषण स्थापित किया गया था। शिवलिंग के जिस स्थान से जल प्रवाहित होता है उसे जलहरी कहा जाता है। पशुपति क्षेत्र विकास प्राधिकरण ने दावा किया कि उन्होंने जलहरी बनाने के लिए 103 किलो सोना खरीदा था, लेकिन आभूषण से 10 किलो सोना अब गायब है। वजन और गुणवत्ता की जांच के लिए CIAA ने पशुपतिनाथ मंदिर में स्थापित जलहरी को भी अपने कब्जे में ले लिया है। प्रधानमंत्री मोदी के अमेरिकी दौरे में भारतीय अल्पसंख्यकों के हाल पर सलाह देना पूर्व राष्ट्रपति बराक ओबामा को भारी पड़ गया। ओबामा के बयान का अमेरिका में ही विरोध शुरू हो गया। चूंकि एक इंटरव्यू से ओबामा ने भारत के साथ धार्मिक स्वतंत्रता के मुद्दे उठाने की सलाह अमेरिकी राष्ट्रपति को दी थी, इसलिए ओबामा को नसीहत देने का बीड़ा भी अमेरिका ने ही उठाया। अंतर्राष्ट्रीय धार्मिक स्वतंत्रता पर अमेरिकी आयोग के एक पूर्व आयुक्त जॉनी मूर का अंदाज जैसे का तैसा वाला रहा। I think the former president should spend his energy complimenting India more than criticizing India. जॉनी मूर ने भारत को अमेरिका जैसा देश बताया और दावा किया कि दोनों देश आदर्श तो नहीं, लेकिन इसकी विविधता और लोकतंत्र की सराहना होनी चाहिए। India is the most diverse country in human history. चूंकि जॉनी मूर ईसाई धर्म के प्रचारक भी हैं, इसलिए ओबामा के बयान पर उनकी प्रतिक्रिया की अनदेखी नहीं की जा सकती। जाहिर है बराक हुसैन ओबामा को अमेरिका में ही वाजिब जवाब मिल गया है, लेकिन ओबामा ने जो कुछ कहा उसने भारत में भी विपक्ष की राजनीति करने वालों को प्रधानमंत्री मोदी पर हमले का मौका दे दिया। और ओबामा के बयान पर ओवैसी जैसे नेताओं के साथ ही कांग्रेस ने प्रधानमंत्री पर निशाना साधना शुरू कर दिया। ये वही बाराक मामा है जिनसे सबसे ज्यादा दोस्ती का दावा मोदी जी करते थे। अगर आज उन्होंने कोई सवाल उठाया है तो इस पर सीरियसली सोचना चाहिए। चूंकि बहस बराक ओबामा के बयान से छिड़ी, इसलिए बीजेपी की तरफ से केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने मोर्चा संभाला और अमेरिका से अच्छे रिश्ते का हवाला देते हुए ओबामा के सामने आईना रख दिया। आप सभी को जहां शायद 6 देशों के खिलाफ जहां मुस्लिम पॉपुलेशन डोमिनेंट है, बॉम्बिंग हुई उन्हीं के कालों में। यही नहीं, ओबामा के अमेरिका के राष्ट्रपति रहते जिन देशों पर बम गिराए गए, निर्मला सीतारमण ने उनका नाम भी गिना डाला। सीरिया से लेकर के यमन के लेकर के सऊदी के लेकर के इराक के लेकर के बॉम्बिंग नहीं हुआ। अल्पसंख्यक हितों का दिखावा करने वाले ओबामा को इससे बेहतर जवाब नहीं मिल सकता था। दिल्ली के प्रगति मैदान टनल में 2 बाइक पर सवार 4 बदमाशों ने एक चलती कार को रोका और पिस्टल दिखाकर कार सवारों से बैग छीनकर वहां से फरार हो गए। बताया जा रहा है कि बैग में 2 लाख रुपए कैश था और कैब में डिलीवरी एजेंट बैठे थे जो पैसे लेकर चांदनी चौक से गुरुग्राम की तरफ जा रहे थे। प्रगति मैदान टनल में 24 जून की ये वारदात वहां लगे सीसीटीवी में रिकॉर्ड हो गई, जिसमें दिखा कि 2 बाइक पर सवार 4 बदमाश तेजी से आए और कैब को ओवरटेक कर लिया। कैब के रुकते ही बाइक पर पीछे बैठे दोनों बदमाश उतरे और पिस्तौल तान दी। इतने में ही एक बदमाश ने पीछे की सीट पर बैठे डिलीवरी एजेंट से बैग छीन लिया। हथियारों के दम पर वो रुपयों से भरा बैग लूटकर
फरार हो गए। पूरी वारदात 17 सेकंड में अंजाम दी गई। लूट में शामिल सभी बदमाशों ने पहचान छिपाने के इरादे से हेलमेट पहन रखा था। लूट की वारदात के बाद कारोबारी ने पास के ही थाने में शिकायत दर्ज करवाई। फिलहाल पुलिस सीसीटीवी की मदद से बदमाशों की पहचान करने में जुटी है। कैब में 2 लोग सवार थे और लूट की ये वारदात दोपहर 3 से 4 बजे के बीच हुई थी। दिन दहाड़े हुई इस लूट के बाद दिल्ली पुलिस की चौकसी, नागरिकों की सुरक्षा पर सवाल उठ रहे हैं। और अब मामले को राजनीति ने घेर लिया है। मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने उपराज्यपाल विनय कुमार सक्सेना पर भी निशाना साधते हुए ट्वीट किया। केजरीवाल ने ट्वीट में लिखा कि उपराज्यपाल को इस्तीफा देना चाहिए। किसी ऐसे व्यक्ति के लिए रास्ता बनाए जो दिल्ली के लोगों को सुरक्षा प्रदान कर सके। अगर केंद्र सरकार दिल्ली को सुरक्षित नहीं बना सकती तो इसे हमें सौंप दें। हम दिखाएंगे किसी शहर को उसके नागरिकों के लिए सुरक्षित कैसे बनाया जाता है। दिल्ली सरकार में मंत्री आतिशी ने भी एलजी विनय सक्सेना पर तंज कसते हुए कहा कि एलजी सिर्फ केजरीवाल के काम का क्रेडिट लेने में व्यस्त रहते हैं। सरेआम डकैती का वीडियो सामने आया है। हम देखते थे कि ऐसी डकैती चंबल की घाटियों में होती थी, जहां पे बंदूक दिखाकर, कनपट्टी पर बंदूक रखकर लोगों को लूट लिया जाता था। आज चंबल जैसी डकैती दिल्ली में खुलेआम हो रही है। कांग्रेस ने भी लूट का सीसीटीवी वीडियो ट्वीट करते हुए गृहमंत्री अमित शाह से सवाल किया है और दिल्ली की कानून व्यवस्था पर सवाल उठाए हैं। अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप एक बार फिर चुनावी मैदान में उतर गए हैं। 2024 में एक बार फिर व्हाइट हाउस तक पहुंचने की रेस में जुटे डोनाल्ड ट्रंप ने मिशिगन में जनसभा को संबोधित किया। इस दौरान ट्रंप ने बाइडेन सरकार पर भ्रष्टाचार का आरोप लगाया। कनाडा के जंगलों में लगी आग की वजह से प्रदूषण का स्तर लगातार बढ़ता जा रहा है। रिपोर्ट्स के मुताबिक खराब हवा की वजह से कनाडा का मॉन्ट्रियल शहर दुनिया का सबसे प्रदूषित शहर बन गया है। खुद के देश में गृह युद्ध के हालातों के बीच रूस के रक्षा मंत्री सर्गेई शोइगु यूक्रेन के दौरे पर हैं। रूस के रक्षा मंत्रालय ने उनके दौरे का एक वीडियो जारी किया है, जिसमें वो यूक्रेन में तैनात रूसी सैनिकों से मिलते नजर आ रहे हैं। दक्षिणी अमेरिकी देश चिली में बारिश जानलेवा साबित हो रही है। बारिश के बाद आई बाढ़ से अभी तक 2 लोगों की मौत हो चुकी है। वहीं 400 से ज्यादा लोग बेघर हो गए हैं। बाढ़ के बीच फंसे लोगों को हेलीकॉप्टर की मदद से रेस्क्यू किया जा रहा है। सऊदी अरब में हज तीर्थ यात्रा के लिए खास हाई स्पीड ट्रेन की शुरुआत की गई। स्थानीय अधिकारियों के मुताबिक इस ट्रेन की मदद से इस साल करीब 20 लाख लोग हज की यात्रा कर सकेंगे। एनआईए ने कुख्यात लॉरेंस बिश्नोई के खिलाफ गैंगस्टर टेरर केस में चार्जशीट दाखिल कर दी है, जिसमें बिश्नोई गैंग और आतंकी संगठनों के गठजोड़ के आरोप हैं। दावा किया गया है कि 700 शूटर्स के जरिए ये गैंग देश में आतंक फैलाने की साजिश रच रहा था। इस चार्जशीट का एक अक्षर लॉरेंस गैंग के आतंकी संगठन में बदलने की तस्दीक करता है और कुछ आतंकी संगठनों से इसके गठजोड़ होने के दावे करता दिखा। इसमें बिश्नोई गैंग के K2 प्लान को डिकोड भी किया गया है, जिसमें K2 मतलब खालिस्तान और कश्मीर बताया गया। एनआईए ने पहली बार अपनी रिपोर्ट में बताया है कि 2016 में नाभा जेल ब्रेक के बाद K2 आतंकी संगठनों का कब्जा गैंगस्टर सिंडिकेट पर हो गया। गैंगस्टर सिंडिकेट के लोग आतंकी संगठनों के मोहरे बनते चले गए और आतंकी संगठन अपने मकसद को साधते रहे। चार्जशीट के मुताबिक मोहाली के इंटेलिजेंस ऑफिस पर हमले और खालिस्तान समर्थक आतंकवादियों की शह पर सिद्धू मूसेवाला जैसे कुछ लोगों के टारगेट किलिंग के पीछे इसी गुट का हाथ था। एनआईए की चार्जशीट में लॉरेंस बिश्नोई और उसके टेरर सिंडिकेट के काम के तरीके का विस्तार से जिक्र किया गया है। इसमें लॉरेंस बिश्नोई गैंग के काम के तरीके की तुलना दाऊद की डी कंपनी से की गई है और दावा किया गया कि जिस तरह से 90 के दशक में दाऊद इब्राहिम ने मुंबई में छोटे मोटे अपराध करते हुए अपना नेटवर्क खड़ा किया, कुछ उसी तरह तस्करी, टारगेट किलिंग, एक्सटॉर्शन रैकेट को लॉरेंस बिश्नोई ने अपना नेटवर्क बढ़ाने का जरिया बनाया। चार्जशीट में दावा किया गया कि फिलहाल कनाडा पुलिस और भारतीय सुरक्षा एजेंसियों की वांटेड लिस्ट में शामिल गोल्डी बरार के जरिए ये गैंग ऑपरेट कर रहा है। इस गैंग में शामिल किए जाने वालों को अपराध के एवज में पैसे और कनाडा सहित दूसरे देशों में मनचाहे तरीके से रहने का लालच दिया जाता है। चंद हथियारों और विदेशी सरजमी पर सुरक्षित ठिकाने की लालच में गैंगस्टर खुद तो आतंकी संगठनों के लिए इस्तेमाल होते ही हैं, साथ में नए नए युवकों को भर्ती कर उन्हें भी आतंक की काली कोठरी का हिस्सा बना देते हैं। निश्चित रूप से बिश्नोई गैंग के आतंकी संगठन में बदलने और डी कंपनी की तरह काम करने का आरोप बेहद गंभीर है। रिपोर्ट में अपराध के रास्ते से कमाई गई रकम को हवाला के जरिए विदेश भेजे जाने का ब्यौरा भी है। इसके अलावा ये भी बताया गया है कि डेरा सच्चा सौदा समर्थक एक शख्स की हत्या के बाद 5 और लोगों को धमकाया गया और ये सब बबर खालसा इंटरनेशनल के कहने पर किया गया।
एनआईए की चार्जशीट से जाहिर है कि लॉरेंस बिश्नोई गैंग पर पूरी तरह पाकिस्तानी परस्त आतंकी संगठनों की मजबूत पकड़ है, जिनका मकसद कश्मीर और पंजाब का माहौल खराब करना है। जी न्यूज के पास एनआईए की चार्जशीट के साथ साथ रिमांड पेपर भी है, जिसके मुताबिक लॉरेंस बिश्नोई के तार कनाडा में रहने वाले 4 और पाकिस्तान में रहने वाले 3 आतंकवादियों से जुड़े हैं। रिमांड आवेदन में एनआईए ने कहा है कि आतंकी मामलों में गिरफ्तार दीपक रांगा से पूछताछ की गई तो पता लगा कि वे लॉरेंस के लिए काम करता है। छानबीन में लॉरेंस के तार आतंकी संगठनों से जुड़ते चले गए। एनआईए सूत्रों के मुताबिक दर्ज एक और मामले में एनआईए जल्द ही बहुत सारे सबूतों के साथ चार्जशीट पेश करेगी, जिसमें इस आतंकी गैंगस्टर गठजोड़ का और भी खुलासा होगा। चार्जशीट के मुताबिक लॉरेंस सिंडिकेट खालिस्तानी आतंकवादी संगठनों से हाई क्वालिटी के हथियारों, हथगोले और आईईडी के लिए बब्बर खालसा इंटरनेशनल से हाथ में लाया। अमेरिका और मिस्र की पहली राजकीय यात्रा कर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भारत लौट आए हैं। आधी रात को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का विमान मिस्र से दिल्ली एयरपोर्ट पहुंचा और विमान से उतरने के बाद पीएम मोदी का काफिला अपने सरकारी आवास की ओर बढ़ गया। वतन वापसी पर प्रधानमंत्री का स्वागत करने के लिए दिल्ली के सभी सांसदों के अलावा खुद बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा एयरपोर्ट पर मौजूद थे। यात्रा की शुरुआत हुई थी वो न्यूयॉर्क से हुई थी, 21 जून को नरेंद्र मोदी अपने विमान से भारत की सरजमी पर पहुंचते हैं और फिर पहुंचने के बाद में अपने जो 7 सांसद हैं उनसे मुलाकात करते हैं और उनसे पूछते हैं कि आखिरकार बीजेपी में पिछले 5 दिनों के भीतर क्या काम रहा, और इसी के साथ में जो बीजेपी के अध्यक्ष हैं जेपी नड्डा वो उनका सम्मान करते हैं। पीएम मोदी की 5 दिनों की अमेरिका और मिस्र यात्रा को बेहद कामयाब माना गया, क्योंकि इस दौरान भारत ने डिफेंस सेक्टर और तकनीक के क्षेत्र में अमेरिका से कई बड़े समझौते किए और मिस्र से सांस्कृतिक और कारोबारी रिश्ते बढ़ाने पर जोर रहा। 5 दिनों के बेहद व्यस्त कार्यक्रमों वाली विदेश यात्रा को खत्म कर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देर रात भारत पहुंच गए और सुबह होते ही उनकी बैठकों का सिलसिला शुरू हो गया। चूंकि बीते कुछ दिनों से मणिपुर में जबरदस्त तनाव रहा है और इस दौरान केंद्रीय गृह मंत्री ने इस मुद्दे पर सर्वदलीय बैठक भी की, इसलिए प्रधानमंत्री मोदी ने अमित शाह से मणिपुर के ताजा हालात की जानकारी ली। बताया गया कि अमित शाह ने प्रधानमंत्री को एक दिन पहले मुख्यमंत्री बीरेन सिंह से हुई बातचीत का ब्यौरा दिया। इस दौरान अमित शाह ने एक दिन पहले सेना ने जिस तरह से भीड़ के सामने मानवीय चेहरा दिखाया और हालात को बेकाबू होने से रोकने के लिए बाहर उपद्रवियों को छोड़ा, इसकी भी चर्चा की। इस बीच मणिपुर में तनाव और हिंसा के 50 से ज्यादा दिन बीत चुके हैं और शांति बहाली के लिए सुरक्षा बलों ने अभियान तेज कर दिया। बीते 24 घंटे में उग्रवादियों के 12 बंकर नष्ट कर हथियार और गोला बारूद बरामद किए गए। तनाव को देखते हुए इंटरनेट सेवा बहाल करने का फैसला भी 30 जून तक के लिए टाल दिया गया। अमेरिका दौरे से लौटने के साथ ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक्शन मोड में नजर आए। कल यानी 27 जून को प्रधानमंत्री मध्य प्रदेश के दौरे पर रहेंगे, जहां वो एक साथ 5 वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन को हरी झंडी दिखाएंगे। मंगलवार सुबह 10:30 बजे प्रधानमंत्री मोदी भोपाल के रानी कमलापति रेलवे स्टेशन पहुंचेंगे और 5 वंदे भारत ट्रेन को हरी झंडी दिखाएंगे। पहली वंदे भारत भोपाल और जबलपुर के बीच दौड़ेगी, दूसरी खजुराहो से भोपाल होते हुए इंदौर के बीच चलेगी, तीसरी वंदे भारत गोवा के मडगांव से मुंबई के छत्रपति शिवाजी टर्मिनस के बीच चलेगी। ये गोवा की पहली वंदे भारत ट्रेन होगी। चौथी कर्नाटक के धारवाड़ से बेंगलुरु के बीच चलाई जाएगी और 5वीं वंदे भारत झारखंड के हटिया से बिहार की राजधानी पटना के बीच चलेगी। बिहार और झारखंड में चलने वाली ये पहली वंदे भारत ट्रेन होगी। हम आपको बता दें कि भोपाल के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शहडोल जाने वाले थे, जो कि अब उनकी इस यात्रा को स्थगित कर दिया गया है, क्योंकि भारी बारिश की वहां पर चेतावनी जारी कर दी गई है। और हम आपको बता दें कि जब उनको शहडोल पहुंचना था तो वो नेशनल स्किल सेल एनीमिया एलिमिनेशन मिशन की शुरुआत करने वाले थे, लेकिन अब वो कार्यक्रम नहीं हो पाएगा, क्योंकि भारी बारिश के चलते प्रधानमंत्री के इस दौरे में बदलाव किया गया है। वो सिर्फ भोपाल ही जाएंगे। रूस ने उत्तर पश्चिमी सीरिया के विद्रोहियों के कब्जे वाले इलाकों पर हवाई हमला किया। हमला इदलिब प्रांत की एक मार्केट और जबल अल जाविया इलाके में हुआ, जिसमें 2 बच्चों समेत 9 लोगों की मौत हो गई। हमले के बाद इलाके में भगदड़ मच गई, जबकि धमाकों से कई जगहों पर धुएं का गुबार उठता दिखा, जबकि मकानों, दुकानों के साथ गाड़ियां भी क्षतिग्रस्त हो गई। सीरिया ने इस हमले को नरसंहार के बराबर बताया, तो वहीं जानकारों के मुताबिक रूस ने 23 जून को करदाह शहर पर विद्रोहियों के हमले का बदला लिया है। ये शहर रूस के हमीम एयरबेस के पास है और सीरियाई प्रेसिडेंट बशर अल असद का पैतृक शहर है। रूस सीरियाई प्रेसिडेंट का सपोर्ट करता है। भारतीय सीमा पर बंकर बनाने, घातक ड्रोन, कम्युनिकेशन टावर्स और अंडरग्राउंड केबल बिछाने में पाकिस्तान की मदद करने के साथ चीन ने एक और खतरनाक चाल चल दी है। चीन ने पाकिस्तान को परमाणु बम के गोले दागने में सक्षम तोप दी है, जिन्हें पाकिस्तान की फौज ने भारत से लगती सीमा यानी एलओसी पर तैनात भी कर दिया है। इस तोप का नाम SH-15 है और इसे चीन की हथियार बनाने वाली कंपनी नोरिंको ने बनाया है।
भारतीय सेना के अधिकारियों ने खुलासा किया है कि पाकिस्तान से लगती सीमा पर जगह जगह SH-15 चीनी तोपें दिखाई देने लगी हैं। पिछले साल पाकिस्तान डे पर इस तोप का प्रदर्शन किया गया था। ये 155 किलोमीटर की तोप ट्रक पर लदी होती है, जबकि दागों और भागों की रणनीति पर काम करती है। पाकिस्तान ने चीन की कंपनी नॉरिको से ऐसी 236 तोप लेने का समझौता किया है। पाकिस्तान को इन तोपों के 2 बैच मिल भी चुके हैं। SH-15 चीन की तोप PCL 181 का एक्सपोर्ट वेरिएंट है, जिसका वजन 22 टन है, जबकि सड़क के रास्ते ये तोप 90 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से ले जाई जा सकती है। दावा किया जा रहा है कि चीन में बनी इस तोप के जरिए परमाणु ताकत से लैस गोले दागने की सलाहियत है। पाकिस्तान अगर चाहे तो SH-15 तोप की मदद से छोटे परमाणु बम भारत की सीमा में दाग सकती है। हालांकि इसके लिए पाकिस्तान को छोटे एटम बम भी बनाने होंगे। पाकिस्तान ने भारत की K9 वज्र तोप का जवाब देने के लिए SH-15 तोप को चीन से खरीदा है। घातक मारक क्षमता से लैस K9 वज्र तोपों को भारतीय सेना ने LOC पर तैनात किया हुआ है। अल्पसंख्यकों के अधिकारों को लेकर पूरी दुनिया को ज्ञान देने वाले पाकिस्तान का असली चेहरा एक बार फिर बेनकाब हो गया है। पाकिस्तान के पेशावर में एक सिख कारोबारी की गोली मारकर हत्या कर दी गई। जानकारी के मुताबिक मनमोहन सिंह अपनी परचून की दुकान बंद करके ऑटो से घर जा रहे थे, तभी मोटरसाइकिल सवार 2 लोग आए और उन पर गोलियां चलाने लगे। इस सनसनीखेज वारदात को अंजाम देने के बाद हमलावर फरार हो गए, जबकि मनमोहन सिंह ने मौके पर ही दम तोड़ दिया। पेशावर में सिख व्यक्ति मनमोहन सिंह की हत्या की जिम्मेदारी आतंकी संगठन ISIS खुरासन ने ली है। तो वही जानकारी के मुताबिक मनमोहन सिंह की हत्या से कुछ घंटों पहले पेशावर में ही तिरपाल सिंह नाम के एक और सिख युवक पर जानलेवा हमला किया गया था, लेकिन तिरपाल सिंह बच गए। गोली तिरपाल के पैर में लगी। पेशावर में सिख समुदाय के लगभग 15,000 लोग रहते हैं। ये लोग ज्यादातर कारोबार करते हैं, जबकि कुछ की फार्मेसी भी है, लेकिन पिछले कई सालों से ये कट्टरपंथी ताकतों के सॉफ्ट टारगेट बनते रहे हैं। पिछले साल सितंबर में ही पेशावर में एक प्रसिद्ध सिख हकीम की अज्ञात बंदूकधारियों ने गोली मारकर हत्या कर दी थी, जबकि इसी तरह साल 2020 में न्यूज चैनल के एंकर रविंदर सिंह का मर्डर किया गया। साल 2018 में पेशावर में ही सिख समुदाय के एक प्रमुख सदस्य चरणजीत सिंह की अज्ञात लोगों ने हत्या कर दी। तो वहीं साल 2016 में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ नेशनल असेंबली के सदस्य सोरेन सिंह की भी पेशावर में हत्या कर दी गई थी। पेशावर में क्या पूरे पाकिस्तान में निरंतर सिखों को टारगेट किया जा रहा है? ये पहली घटना नहीं है। आप कल्पना कीजिए कि प्री इंडिपेंडेंस जहाँ पे लाखों की तादाद में लोग थे और उसके बाद पोस्ट इंडिपेंडेंस भी 20 लाख से ज्यादा वहाँ की पॉपुलेशन थी, आज मात्र 7-8 हजार लोग रह गए। पहले तो पाकिस्तान के अंदरूनी इलाकों में रहने वाले सिखों पर हमले किए गए, जिसकी वजह से सिख अब अपनी जान बचाकर शहर आ गए, लेकिन अब तो यहाँ भी उन्हें निशाना बनाया जा रहा है। ये साबित करता है कि पाकिस्तान में अल्पसंख्यकों का कितना बुरा हाल है। कुश्ती महासंघ के पूर्व अध्यक्ष बृजभूषण सिंह शरण के खिलाफ पहलवानों की जंग अब सड़कों पर नहीं बल्कि कोर्ट में चलेगी। इस आंदोलन की अगुवाई कर रहे पहलवानों ने ट्वीट कर ये जानकारी दी और कहा कि इंसाफ मिलने तक उनका संघर्ष जारी रहेगा। रेसलर विनेश फोगाट, साक्षी मलिक और बजरंग पुनिया ने ट्वीट करके बताया कि पहलवानों की सरकार के साथ 7 जून को हुई बातचीत में किए वादे के मुताबिक सरकार ने महिला उत्पीड़न और यौन शोषण के संबंध में महिला कुश्ती खिलाड़ियों की तरफ से की गई शिकायतों पर संज्ञान लिया और इस मामले में FIR की जांच कर रही दिल्ली पुलिस ने 15 जून को कोर्ट में चार्जशीट पेश कर दी है। इस केस में पहलवानों की कानूनी लड़ाई सड़क की जगह कोर्ट में जारी रहेगी जब तक न्याय नहीं मिल जाता। सोशल मीडिया पर पहलवानों के नए ऐलान पर कुश्ती संघ के पूर्व अध्यक्ष बृजभूषण शरण सिंह ने कहा कि मामला पहले से ही अदालत में था और इससे उनको कोई दिक्कत नहीं है। तो उसमें दिक्कत क्या है? अब अदालत में तो है ही है, क्योंकि 5 महीने तक ये चला था। देखिए मुझे कोई कमेंट नहीं करना है। अपने ट्वीट के साथ ही साक्षी मलिक और विनेश फोगाट ने सोशल मीडिया से ब्रेक लेने का ऐलान भी किया है। इसका मतलब यह है कि जो पहलवान अब तक WFI के पूर्व चीफ बृजभूषण शरण सिंह की गिरफ्तारी पर अड़े हुए थे, वो अब कोर्ट के फैसले का इंतजार करेंगे और तब तक सड़क और सोशल मीडिया से दूर ही रहेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अमेरिका दौरे पर दोनों देशों के उद्योगपतियों की बैठक के बाद वाशिंगटन में एक दिलचस्प घटना घटी। बैठक में शामिल भारतीय उद्योगपति आनंद महिंद्रा ने उस वाकये के बारे में ट्विटर पर लिखा है। आनंद महिंद्रा के मुताबिक दोनों देशों के उद्योगपतियों की बैठक में उनके साथ रिलायंस इंडस्ट्रीज के चेयरमैन मुकेश अंबानी और वृंदा कपूर भी मौजूद थे। बैठक के बाद तीनों उद्योगपति अमेरिकी वित्त मंत्री के साथ बातचीत में मशगूल हो गए, जिसकी वजह से उनको अगले इवेंट तक पहुंचाने वाली शटल छूट गई। बैठक से बाहर निकलने के बाद आनंद महिंद्रा मोबाइल की मदद से कैब बुक करने की कोशिश कर रहे थे। ठीक तभी भारतीय मूल की अमेरिकी अंतरिक्ष यात्री सुनीता विलियम्स वहां पहुंच गई। सुनीता विलियम्स को सामने देख तीनों भारतीय उद्योगपतियों ने उनके साथ सेल्फी ली। आनंद महिंद्रा ने अपने ट्वीट में इस खूबसूरत मुलाकात को वॉशिंगटन मोमेंट बताया है। महिंद्रा ने यह भी लिखा है कि उन्होंने विलियम्स से पूछा कि क्या वो उबर की बजाय तीनों लोगों को स्पेस शटल में सैर करवाएंगी।
आनंद महिंद्रा की सेल्फी वाली पोस्ट खूब वायरल हो रही है और अब तक उसे 22 लाख से ज्यादा लोग देख चुके हैं, जबकि 65,000 से ज्यादा लोगों के लाइक इस पोस्ट को मिल चुके हैं। सिंगर हनी सिंह को धमकी देने के मामले में दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल लॉरेंस बिश्नोई से पूछताछ करेगी। दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल को लॉरेंस बिश्नोई के खिलाफ प्रोडक्शन वारंट मिल गया है। कुछ दिन पहले सिंगर हनी सिंह को बिश्नोई के साथी गोल्डी बराड़ के नाम से धमकी मिली थी, जिसके चलते अब स्पेशल सेल बिश्नोई से पूछताछ करेगी। मुंबई के घाटकोपर इलाके में रविवार को भारी बारिश के बाद गिरी बिल्डिंग में दबने वाले दोनों लोगों की मौत हो गई है। एनडीआरएफ की टीम ने करीब 21 घंटे तक रेस्क्यू ऑपरेशन चलाकर दोनों को बाहर निकाला। हालांकि अस्पताल में उन्हें मृत घोषित कर दिया गया। ओडिशा के गंजम जिले में एक बस और ट्रक की टक्कर में 12 लोगों की मौत हो गई, वहीं कई लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। मुख्यमंत्री नवीन पटनायक और गृह मंत्री अमित शाह ने हादसे पर दुख जताते हुए मुआवजे का ऐलान किया है। कर्नाटक के कोप्पल शहर में आवारा कुत्तों ने एक बच्ची पर जानलेवा हमला किया। हमले से घबराई लड़की अपने आप को संभाल नहीं पाई और नीचे गिर गई। लड़की की चीख सुनकर घर वाले मदद के लिए पहुंचे, जिसके चलते उसकी जान बच गई। देश की राजधानी दिल्ली में बिजली महंगी होने जा रही है, क्योंकि DERC यानी दिल्ली विद्युत नियामक आयोग ने बिजली देने वाली कंपनियों को दाम बढ़ाने की मंजूरी दे दी है, जिसके बाद अब दिल्ली में बिजली करीब 10% तक महंगी हो जाएगी। इस फैसले के बाद दिल्ली सरकार में मंत्री आतिशी ने दावा किया कि 100 यूनिट तक बिल 0 ही रहेगा, लेकिन उसके ऊपर अतिरिक्त सरचार्ज देना होगा। दिल्ली के जिन जिन लोगों का 0 बिजली बिल आता है, उनका 0 बिजली बिल आता रहेगा। चाहे ये सरचार्ज बढ़े, चाहे ये सरचार्ज घटे, ये उनकी सब्सिडी में शामिल है। इस फैसले पर बीजेपी ने केजरीवाल सरकार पर जनता से धोखा देने का आरोप लगाते हुए बढ़े बिजली रेट वापस लेने को कहा। इस बढ़त को तुरंत वापस लीजिए। भारतीय जनता पार्टी इसके लिए आपको चेतावनी देती है, नहीं तो हम दिल्ली में इन लोगों के लड़ाई को लेकर के सड़कों पे भी जाएंगे। वहीं आम आदमी पार्टी ने बिजली के बढ़े दामों के लिए केंद्र सरकार को ही जिम्मेदार ठहरा दिया। आज अगर दिल्ली जैसे शहर में भी बिजली का दाम बढ़ रहा है, तो ये सिर्फ और सिर्फ केंद्र सरकार की वजह से बढ़ रहा है। बीजेपी ने केजरीवाल से सवाल भी पूछा कि पिछले 8 सालों में बिजली कंपनियों को ऑडिट क्यों नहीं कराया गया। नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर करंट लगने से एक महिला की मौत होने के बाद दिल्ली में बिजली सप्लाई करने वाली कंपनी BSES ने मॉनसून एडवाइजरी जारी की है। इस एडवाइजरी में बारिश के मौसम में लोगों से कई तरह के एहतियात बरतने की अपील की गई है। BSES ने बारिश के दौरान लोगों को बिजली के खंभे, ट्रांसफार्मर, स्ट्रीट लाइट और हाई टेंशन वायर से दूर रहने की हिदायत दी है। जिन पार्कों में बिजली के खंभे हैं और वहां पानी भर गया हो, वहां खेलने से मना किया है। बिजली के मीटर में पानी जमा हो जाए तो तुरंत मेन स्विच ऑफ कर दें और मीटर को ठीक करने के बाद ही मेन स्विच ऑन करें। घर की दीवारें बारिश में नम हो जाती हैं तो घर की वायरिंग चेक करवाएं और जरूरी एहतियात बरतें। बारिश के मौसम में खुले में मौजूद बिजली के स्विच या उपकरणों को ना छुएं। कटिया लगाकर बिजली चोरी करना एक अपराध है और बारिश के मौसम में ऐसा करना जानलेवा साबित हो सकता है। पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान एक बार फिर सुर्खियों में हैं। इस बार इमरान खान पर पीएम नरेंद्र मोदी का नाम लेकर झूठ बोलने और अपनी ही सरकार को कटघरे में खड़ा करने का आरोप लगा है। दरअसल इमरान खान ने एक वीडियो संदेश में कहा था कि अमेरिका दौरे पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पाकिस्तान का नाम लेने तक से इनकार कर दिया। इमरान खान ने कहा कि पीएम मोदी ने पाकिस्तान को उसकी हैसियत दिखाई। मैंने आज नरेंद्र मोदी की सोशल मीडिया पर स्टेटमेंट देखी कि उसने कहा पाकिस्तान की तो बात ही ना करो, हम तो अब अमेरिका के साथ यानी हमारा पार्टनर अब अमेरिका है, फ्यूचर हमारी है इस पार्टनरशिप में है, तो पाकिस्तान की तो बात ही ना करो, पाकिस्तान तो अपने बोझ के अंदर ही ख़त्म हो रहा है। ये तब हुई जबकि इसने अमेरिका का नरेंद्र मोदी ने दौरा किया। लेकिन पाकिस्तानी मीडिया ने इमरान खान को घेर लिया। उसने इमरान पर झूठ बोलने का आरोप लगाया। कुछ लोग तो उनसे अपने ट्वीट को और वीडियो को डिलीट करने की मांग भी करने लगे। लोगों का कहना है कि पीएम मोदी ने पाकिस्तान पर ऐसा बयान 2019 में दिया था और तब इमरान खान की सरकार हुकूमत में थी। भले ही इमरान खान ने पीएम मोदी के बयान की तारीख गलत बताई हो, लेकिन अपने वीडियो संदेश में पाकिस्तान के मौजूदा हालात को लेकर उन्होंने जो भी कुछ कहा वो बिल्कुल सही है। इमरान खान ने कहा कि चोरों को पाकिस्तान की सेना ने सिंहासन पर बिठा दिया है जो मुल्क को तबाही की ओर लेकर जा रहे हैं। मुझे अफसोस ये है कि आज वो लोग ऊपर बैठ गए और बिठाए गए हैं एक तकब्बर में एक आदमी ने, जिसने समझा कि वो इतनी ताकत है उसके पास कि वो जो मर्जी कर दे और कौम भेड़ बकरियां हैं वो जो चोरों के भी ऊपर ला के बिठा दे तो कौम भेड़ बकरियों की तरह बस उसके फरमान मानेंगी।
इमरान खान ने यह भी मान लिया कि जिस बांग्लादेश को पाकिस्तान गरीब मानता था वो भी तरक्की के मामले में उनके मुल्क से आगे निकल चुका है। पहले हिंदुस्तान हमारे से आगे निकला 90 की दिहाई में, और उसके बाद बांग्लादेश आगे निकल गया। जिस बांग्लादेश को हम कहते थे ईस्ट पाकिस्तान, बोझ है हमारे ऊपर। जबकि इमरान ने यह भी मान लिया कि दुनिया में पाकिस्तान अलग थलग पड़ चुका है। आज आइसोलेशन है पाकिस्तान की, इसको आइसोलेशन कहते हैं। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने काशी विश्वनाथ मंदिर में दर्शन किए और पूजा अर्चना की। वाराणसी में जनसभा को संबोधित करने से पहले सीएम योगी आदित्यनाथ ने काशी विश्वनाथ मंदिर में पूजा अर्चना की। इस दौरान मुख्यमंत्री योगी ने सावन महीने के लिए जारी तैयारियों का जायजा भी लिया। उद्धव गुट की शिवसेना ने पटना में विपक्षी पार्टियों की बैठक की तुलना रूस के बागी वैगनर ग्रुप से की है। सामना के संपादक संजय राउत ने दावा किया कि लोकतंत्र के रक्षक वैगनर ग्रुप एक साथ आया है और पुतिन की तरह पीएम मोदी को भी जाना होगा। मुंबई के कांदिवली इलाके में बीएमसी कॉन्ट्रैक्टर और कार चालक की लापरवाही से एक बड़ा हादसा हुआ। दरअसल सफाई कर्मचारी मेन हॉल में खड़ा होकर सफाई कर रहा था। उसी वक्त एक ड्राइवर ने उस पर गाड़ी चढ़ा दी। हादसे के बाद सफाई कर्मचारी को अस्पताल ले जाया गया, जहां इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई। दक्षिण अमेरिकी देश चिली में बाढ़ में फंसे लोगों को हेलीकॉप्टर की मदद से बचाया जा रहा है। बताया गया कि सेंट्रल चिली में लगातार बारिश की वजह से बाढ़ आ गई है, जिसमें 2 लोगों की मौत हो गई, जबकि 400 लोगों को अपने घर छोड़ने पड़े। भयंकर बाढ़ से घिरे आबादी वाले इलाकों में रेस्क्यू के लिए प्रशासन को हेलीकॉप्टर तैनात करने पड़े। तस्वीरों में दिखा कि हेलीकॉप्टर से रस्सी के सहारे मकानों की छत पर फंसे लोगों को एयरलिफ्ट किया गया। जहां हेलीकॉप्टर की लैंडिंग संभव थी, वहां से हेलीकॉप्टर के जरिए लोगों को सुरक्षित जगह पर ले जाया गया। चिली के राष्ट्रपति गैब्रियल बोरिक भी हालात का जायजा लेने पहुंचे। Y hoy día lo que les importa es que las ayudas lleguen, que el Estado esté presente, pero también ustedes han visto la solidaridad de los vecinos es fundamental. चिली के बियोबिकी इलाके में भी हर तरफ पानी ही पानी था। घरों की पहली मंजिल पानी में डूबी हुई थी और दरिया में तब्दील हो चुकी सड़कों पर नाव चल रही थी ताकि ज्यादा से ज्यादा लोगों को बचाया जा सके। कुछ महीने पहले तक चिली जंगलों की आग और भयंकर सूखे से जूझ रहा था, जिसमें सैकड़ों घर तबाह हो गए थे और अब आसमानी आफत चिली में तबाही का सबब बन रही है।